ऐसे, मतलब लाइक अगर इसमें 4 है तो इसमें भी ऐसे ही ऐसे बन जाएंगे 4। एक काम करते हैं, इस पूरे को न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये सेल नहीं है, ये न्यूक्लियस ही समझो, इट्स अ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में जैसे मेरे धागे ऐसे पड़े हुए हैं, तो एस फेज में कैसे हो जाएंगे, मेरे धागे ऐसे हो जाएंगे, हम होता ना डबल हो जाते हैं, ऐसे हो जाएंगे। एंड अब एस फेज में ऐसे हैं, अब ये प्रो फेज में कैसे हो जाएंगे, प्रो फेज में ये कैसे हो जाएंगे, अब ये प्रो फेज में अपना कंडेंसेशन शुरू करेंगे। अब ये अब ये कैसे हो जाएंगे, अब ये कंडेंसेशन शुरू करेंगे, मतलब अभी कैसे होने लग जाएंगे, अभी थोड़े थोड़े क्रोमोसोम टाइप्स के बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे कंडेंसेशन उन्होंने शुरू कर दिया है, ये ऐसे बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप को कंडेंसेशन शुरू कर देंगे। इनमें इसमें क्या हो गया, क्रोमेटिन कंडेंसेशन शुरू हो गया, प्रोफेज में पता चल जाएगा। जो प्रोफेज में सेंट्रोसोम्स हैं वो स्टार्ट कर देंगे मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल्स, अलग अलग पोल्स की ओर। सपोज ये मेरी सेल है, यहाँ पे क्या हो रहा है न्यूक्लियस में, ये तो कंडेंसेशन हो रहा है इनका, तो ऐसे 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 बना दिया ना कंडेंसेशन शो करने के लिए कि कंडेंसेशन हो रहा है। प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से कंडेंस नहीं होगा, वो हम देखेंगे कि मेटाफेज के स्टार्टिंग में, मेटाफेज जब शुरू होगा उसमें दिख जाएगा हमें कि अच्छा कंडेंसेशन खत्म हो गया, मतलब अब मेटाफेज शुरू हो गया। क्या होगा इसमें, जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम क्या होते हैं बेसिकली, अगर मैं सेंट्रोजोम बोलूँ तो सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेली है जिसके पास 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। इन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेंट्रियोल। तो 2 ये क्या बना रहा है, ये पूरा सेंट्रोजोम बना रहा है, इट्स टोटल अ सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम में 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 90 डिग्री पे हैं, जो बनाते हैं सेंट्रियोल। इन सेंट्रियोल को सराउंड करता है अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, जो आगे देखेंगे, जो आगे बनाएगा आपके स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर रे बनाता है। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, पोल की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। सपोज ये कहीं भी थे तो पोल की, क्योंकि ये रेप्लिकेट हो चुके थे, कब रेप्लिकेट हो चुके थे ये मुझे बताएंगे, ये रेप्लिकेशन हुआ था इनका किसमें, एस फेज में। ठीक है, वो भी 1 से 2 बन चुके थे। तो सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल, सॉरी हाँ, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम, टोटली नोन एज सेंट्रोजोम। तो मैंने यहीं पे बता दिया कि सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम में क्या होते हैं, आपके 2 ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री से अमॉर्फस, लाइक they are surrounded by the amorphous pericentrial material। अब बढ़ते हैं एस्टर क्या होता है। बेसिकली ये क्या करेंगे, अब हमारे 2 काम हो चुके हैं, कंडेंसेशन हो चुका है और जो आपके सेंट्रोजोम हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर चुके हैं। अब ईच सेंट्रोजोम रेडिएट करेंगे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ईच सेंट्रोजोम विल रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको हम बोलेंगे क्या, एस्टर्स। इसको हम बोलेंगे एस्टर्स। ये जो एस्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, ये जो आप एस्टर्स देखोगे ये बेसिकली होंगे स्टार शेप्ड बॉडी। तो ये क्या होंगे, सेंट्रोजोम रेडिएट करेंगे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स रेज के फॉर्म में, जिसे बोलते हैं एस्टर रेज। और ये एस्टर रेज अपीयर करते हैं कैसे, ये एस्टर रेज अपीयर करते हैं कैसे, एक स्टार शेप्ड बॉडी की तरह, स्टार शेप बॉडी, जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्टर। सो बेसिकली हर सेंट्रोजोम रेडिएट करेंगे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि सेंट्रोजोम किससे सराउंडेड है, ये सराउंडेड है एक अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। इसमें एस्टर रेज आएंगी, निकलेंगी, जो अपीयर करेंगी कैसे, स्टार शेप्ड टाइप ऑफ बॉडी, जिसको हम बोलेंगे एस्टर। अब एस्टर विथ स्पिंडल फाइबर, क्योंकि 2 एस्टर हैं, 2 एस्टर स्पिंडल फाइबर एक साथ बोले जाएंगे आपके क्या, माइटोटिक अपैरेटस। व्हाट इज माइटोटिक अपैरेटस, यहां पे लिख देते हैं, व्हाट इज माइटोटिक अपैरेटस। एस्टर प्लस
स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स भी आपके सेंट्रोसोम से ही निकलते हैं, जो कि आगे आप देखेंगे अटैच्ड होंगे आपके काइनेटोकोर से। सो इस दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, माइटोटिक अपैरेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो हमें समझ आया, दो चीज़ें हमें समझ आ गई हैं, क्या क्या, एक तो क्या हो रहा है इसमें आप देखिए कंडेंसेशन हो रहा है, दूसरा सेंट्रोसोम अपोजिट मूव कर चुके हैं, एस्टर रेडिएट आउट, एस्टर रेज आ चुकी हैं जो स्टार शेप स्ट्रक्चर बना रही है जिसे बोलते हैं एस्टर। स्पिंडल फाइबर्स भी हमें पता चल गया क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर्स और दो एस्टर मिलके क्या बनाएंगे, आपके माइटोटिक अपैरेटस को बनाएंगे। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएंगे आपके प्रोफेज में। इसी के साथ प्रोफेज हुआ खत्म। अब मेटाफेज में आते हैं। मेटाफेज का कैसे पता चलेगा कि मेटाफेज है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप से हमें पता चलेगा कि मेटाफेज आ चुका है। जब मेरे देखो इनका ये सब खत्म होना, डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा प्रोफेज में। जब मेरी सेल में पूरे खत्म हो जाएगा और हम देखेंगे, हमें पता चलेगा ओ तब ये मेटाफेज है। अगर मेरा पूरा कंप्लीट हट चुका है न्यूक्लियर एनवेलप तो हम तब बोलेंगे कि अच्छा अब सेल मेटाफेज में आ चुकी है। इसलिए मैंने बोला था कि ये क्या है आपका वर्चुअली, हमें चीजें समझ आएगी इसमें। यहाँ पे हमने लिखा गया था देखो, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। वर्चुअली क्यों, क्योंकि हमने मतलब प्रोफेज में तो शुरू हो गया हमारा, क्या हो गया प्रोफेज में, इनका हटना, लाइक न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है। पर हमें ये चीज दिखती कब है, मेटाफेज में। जैसे हम चीजें ऑब्जर्व कब करेंगे, मेटाफेज में करेंगे। इसलिए क्योंकि हम कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन नहीं दे सकते किसी भी चीज का कि ये इसमें ही डिसअपियर होगा, नहीं, ये आगे प्रोसेस में भी पता चल गया कि मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो गया। इसमें क्या होगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। कंडेंसेशन, जो क्रोमोसोम जो स्टार्ट हो गया था प्रोफेज में, वो खत्म होगा मेरे किसमें, मेटाफेज में। अब मैं बताती हूँ क्रोमोसोम, ये जो एक क्रोमोसोम हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम किससे अटैच होते हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड होते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में। इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं एक पॉइंट पे जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। अब इस सेंट्रोमेयर के अराउंड जो होता है वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका काइनेटोकोर। क्या होता है, ये होता है आपका काइनेटोकोर। अब इस काइनेटोकोर से क्या होंगे, क्योंकि अब मैंने क्या हो चुका कंप्लीटली आपकी सेल अब कैसी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, अब ये पूरा ऐसे बन चुका है ना, ये ऐसे फैले पड़े हैं और ये ऐसे, ये पोल्स पे आ चुके हैं, ये एस्टर रेज रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ। अब ये क्या होंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स, एस्टर रेज रेडिएट कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स आपके अटैच्ड होंगे किससे, काइनेटोकोर से। तो आपके मेटाफेज में क्या होगा, अटैचमेंट होगा स्पिंडल फाइबर्स का किससे, काइनेटोकोर से। अब जैसे ये अटैच्ड हुए तो क्रोमोसोम क्या हो गए, लाइंड एट द इक्वेटर। तो क्रोमोसोम किससे लाइंड होंगे, इक्वेटर से लाइंड होंगे। देखो ये काइनेटोकोर्स हैं आपके, इससे क्या हो, मेरे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होंगे और ये इक्वेटर पे लाइन हो जाएंगे। लाइक अभी ऐसे सेल में ऐसे पड़े थे, तो अभी कैसे हो जाएंगे, ऐसे, दे विल बी लाइन इनटू द इक्वेटर्स। ये काइनेटोकोर हैं सपोज इसके, और ये ऐसे अटैच हो गए हैं। ठीक है, ये अटैच हो गए किससे, आप किससे। तो क्या हुआ इसमें मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया न्यूक्लियर एनवेलप का, कंडेंसेशन हुआ किसका, ऑफ क्रोमोसोम का, काइनेटोकोर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, डन। एंड आपकी सिस्टर क्रोमैटिड और क्रोमोसोम किस पे लैंड हो गई, इक्वेटर पे लाइंड हो गई। ये चीज हो गई, देखो ये ऐसे लाइनिंग हो गई किसकी, आपकी क्रोमोसोम की, और ये इससे जुड़ चुके हैं
स्पिंडल फाइबर जॉइन टू काइनेटोकोर टू सेंट्रोमेयर। ये अभी ऐसे थे, ये अभी ऐसे, देखो ये ऐसे अभी ऐसे पड़े हैं। ठीक है, अभी ये लाइंस नहीं हुए, अभी ऐसे गिरे हुए हैं। ये किससे हो गए? इससे लाइंड अप हो गए हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एक मेटाफेज प्लेट बन चुकी है। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज को बोलते हैं मेटाफेज, सॉरी, इसे हम बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। दिस इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। So chromosome are moved to spindle fiber equator and get aligned along the metaphase plate through spindle fiber to both poles. अब आएंगे हम अपने एनाफेज में। एनाफेज में क्या होगा? अभी मेरे ऐसे अटैचमेंट हो चुकी है, इसे हम बोलेंगे ऐसे पूरी अटैचमेंट हो चुकी है। अब क्या होगा इसमें? अब देखो ये ऐसे अटैच्ड है, आप देख सकते हैं ध्यान से। मैं यहाँ पे काइनेटोकोर बना देती हूँ, चलो ये और चीजें दिख पाए, कैसे रेज बना रहे होंगे। अब क्या होगा? अब एनाफेज में होती है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कैसे होगी? ये इसमें क्या होगा ना, स्प्लिटिंग का बताती हूँ। स्प्लिटिंग में होता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स का। स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे ऐसे, इसमें एक खिंचाव आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा जैसे इनमें। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मैं बना देती हूँ यहाँ पे, इनमें आएगा कॉन्ट्रैक्शन। जैसे इनमें आएगा कॉन्ट्रैक्शन तो क्या आएगी? खिंच जाएंगे। ये खिंच जाएंगे तो इनके बीच के फाइबर को हम बोलेंगे इंट्राजोनल फाइबर। इसको हम बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। इनमें तनाव आएगा और स्प्लिटिंग हो जाएगी। क्या होगी? स्प्लिटिंग हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका? स्पिंडल फाइबर्स का। जिसमें सिर्फ क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी। इसमें क्या होती है? आपकी स्प्लिटिंग होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्प्लिटिंग होती है। कैसी होती है स्प्लिटिंग? जिसमें सेंट्रोमेयर है हर क्रोमोसोम का, कैसे डायरेक्ट रहेगा? पोल की तरफ रहेगा। तो क्या रहेगा इसमें? देखो देखो ध्यान से देखो, स्प्लिटिंग में क्या हो रहा है। ये जो इसका सेंट्रोमेयर है वो किसकी तरफ रहेगा? पोल्स की तरफ। हेंस मैं बोल सकती हूं इसमें कि इसके जो आर्म्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ट्रेल बिहाइंड कर रहे हैं किसके? सेंट्रोमेयर के। तो इसमें लाइन आती है एक, हम लिख देते हैं लाइन को। तो इसमें क्या हो रहा है? सेंट्रोजोम, सॉरी सेंट्रोमेयर, centromere of each chromosome remain directed towards the pole. You can see splitting में क्या हो रहा है? ये इसकी तरफ रहेगा, पोल की तरफ रहेगा हमेशा। And hence arms of the chromosome is trailing behind। देख पा रहे हैं इसमें? ये आगे की तरफ है और इसके आर्म्स क्या कर रहे हैं? पीछे की तरफ ट्रेल कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं स्प्लिटिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाफेज में क्या हो रही है? आपकी
स्प्लिटिंग देखने को मिल रही है। स्प्लिटिंग होगी और क्रोमैटिड मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल पे, तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट, क्रोमैटिड सेपरेट। इसमें सिंपल लाइन लिख सकती हूँ, सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। ये स्प्लिटिंग कैसे हुई? स्प्लिटिंग किस कारण हुई? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन आया स्पिंडल फाइबर में। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया, क्या हुए? मेरे पोल्स की तरफ आ गए मेरे सेंट्रोमेयर, और जो आर्म्स है वो उसके पीछे क्या कर रही है? ट्रेल कर रही है। इसलिए बोला आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम इज ट्रेलिंग बिहाइंड। और क्रोमैटिड मूव कर गए किसमें? अपनी एक अलग स्पेस में। क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल। Now come to what happens in telophase। अब क्या हो गए? मेरे ये अलग अलग हो गए, राइट? ये स्प्लिट कर गए। तो प्रोफेज में क्या हुआ? ये ऐसे बन गए, क्रोमोसोम बन गए। मेरे मेटाफेज में लाइन अप हो गए, इसमें स्प्लिट हो गए और क्रोमैटिड अलग अलग पोल पे आ गए। टीलोफेज में क्या होगा? अभी अलग अलग पोल पे हैं, ये ऐसे हैं अलग अलग पोल पे। अब ये अलग अलग पोल पे हैं, सॉरी, ये अलग अलग पोल पे हैं, ठीक है, अलग अलग आ गए बिल्कुल। अब ये वापस से ये जो आपके क्रोमैटिड हैं, या मैं बोल सकती हूँ क्रोमोसोम, क्योंकि हमने बोला था ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। ये जो क्रोमोसोम है वापस से डीकंडेंस्ड होना शुरू कर देंगे और अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे। वापस ये ऐसे ऐसे क्लस्टर्स होने लगेंगे, किस पे? पोल्स पे। वापस जैसे क्लस्टर्स होने लग जाएंगे पोल्स पे। वापस से ये क्लस्टर होने लग जाएंगे पोल्स पे, मतलब कि क्रोमोसोम अब अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे। न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस अपीयर। अब इसमें न्यूक्लियर एनवेलप और इसकी तरफ न्यूक्लियस वापस से रीअपीयर होना शुरू कर देगा। गोल्गी पैटर्स एंड ER विल ऑल्सो रीफॉर्म। तो अभी हम समझते हैं साइटोकाइनेसिस, अभी समझेंगे। पहले हम पूरा समझ लेते हैं फटाफट से हो क्या रहा है, एक बार क्विक रिकैप करते हुए चीजों को कि हुआ कैसे। सपोज ये मेरी सेल है, सेल में क्या है? मेरे 46 क्रोमोसोम है। ये अभी सेल कैसी है? 46 क्रोमोसोम विद वन क्रोमैटिड है। ये मेरी पूरी सेल है, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो पूरी सेल है ये एंटर करेगी G1 फेज में। G1 फेज में तभी एंटर करेगी तो अभी भी 46 क्रोमोसोम है एंड विद 46 क्रोमैटिड। अब ये एंटर करेगी किसमें? S फेज में। G1 फेज में क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, किसका? साइटोप्लाज्म का। न्यूक्लियस बढ़ा, और क्या क्या हुआ? इसमें सेल ऑर्गेनेलीज बढ़ी, RNA प्रोटीन्स बढ़े। ये गई S फेज में। S फेज में जहां पे क्रोमैटिड ऐसा था, देखते रहो, जहां पे क्रोमैटिड ऐसा था, सिंगल स्टैंडर्ड था, वहां पे क्या हो गया? अभी डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा आपको, और ये 46 क्रोमैटिड से कितना हो जाएगा? अब 92 क्रोमैटिड हो जाएगा। और क्रोमोसोम कितने हैं? अभी भी 46 क्रोमोसोम ही हैं। ये क्रोमैटिड है। अब ये आगे जो सेल है वो किस में जाएगी? S से जाएगी आगे, वो G2 फेज में। अब वो जाएगी G2 फेज में, वहां भी क्या रहेगा? G2 फेज में भी 92 क्रोमैटिड रहेगा एंड आपका रहेगा कितना? 46 क्रोमोसोम। अब ये G2 फेज से किस में गई? प्रोफेज में, M फेज में आएगी। M में किस में आएगी? प्रोफेज में। प्रोफेज में आई, प्रोफेज में जहाँ पे देखो हम बता रही है ऐसे था, ये पड़े हुए भी धागे जैसे ही हैं, ये धागे जैसे ही पड़े हुए हैं मेरे सेल में। अभी यहाँ पे क्योंकि इनका डीकंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, ये कंडेंस्ड करना, डीकंडेंसेशन से कंडेंस्ड करना शुरू कर देंगे और अपने आप को ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में लाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे होगा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल और क्रोमैटिन। तो यहाँ पे भी कितना होंगे? 92 क्रोमैटिड
एंड 46 क्रोमोसोम। अब ये जाएगा मेटाफेज में। अभी जाएगा मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में ये जितने भी सारे हैं एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे, और जहां पे प्रोफेज में जो मेरे सेंट्रियोल हैं वो भी क्या हो जाएंगे? जो पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स हैं वो भी पोल्स की तरफ आ जाएंगे और एस्टर रे रिलीज करेंगे। इसमें स्पिंडल फाइबर्स प्रोजेस्टर्स को बोलेंगे हम माइटोटिक अपैरेटस। इसमें वो स्पिंडल फाइबर ज्वाइन हो जाएंगे इसके काइनेटोकोर से, ठीक है, और ये बना देंगे एक मेटाफेजिक प्लेट। ये मेटाफेज से जाएगा अब एनाफेज में। अभी भी इतना ही है, याद रखना, अभी भी 92 क्रोमेटिड 46 क्रोमोसोम है। एनाफेज से जाएगा। एनाफेज में क्या होगा? स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग हो गई ऐसे, ठीक है, सी हो गई स्प्लिटिंग। अब इसकी हो गई स्प्लिटिंग। अब जब हो गई स्प्लिटिंग, अभी भी हमारे कितने इसमें 46 क्रोमोसोम ही है, याद रखना, एंड 92 क्रोमेटिड है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें आएंगे 46 क्रोमोसोम। अब इसमें 46 क्रोमोसोम नहीं बचे। अब देखना इसमें क्या आ गया? अब ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग हो गई तो अब इसमें 46 ने, अब इसमें आ जाएगा 92 क्रोमोसोम एंड 92 क्रोमेटिड। ये समझ आया कैसे हुआ? क्योंकि स्प्लिटिंग हो गई ना, मैंने बोला ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। अब हो गई स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग से क्या हुआ? ये अलग अलग हो गए। अभी अलग अलग हो गए तो ये एक लाइन आ गई, ये एक लाइन आ गई क्रोमोसोम की। अभी तक मेरे 46 क्रोमोसोम चल रहे थे, वो भी डबल साइड, जो डबल वाले थे। अभी सिंगल हो गए। सिंगल हो गए तो इसको मैं एक को ही ट्रीट करूंगी एज अ 1 क्रोमोसोम। तो अब मेरे 92 क्रोमोसोम भी हो गए, 92 क्रोमेटिड भी हो गए। अब ये किसमें? मेरे टीलोफेज में। जब ये एंटर करेगा मेरे टीलोफेज में तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये अपना अलग इसमें फॉर्म हो गया, यहाँ पे अलग फॉर्म्ड हो गया। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका डीकंडेंसेशन। मतलब कि अब मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे आएंगे 92 थे टोटल। आधे यहाँ चले गए, आधे यहाँ चले गए, मतलब कि 46 ऊपर 46 नीचे। मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम एंड 46 ही क्रोमेटिड हैं, और नीचे वाले में भी 46 क्रोमोसोम एंड 46 ही क्रोमेटिड हैं। तो मतलब कि अभी सेपरेट करेंगे। अभी हमें कैरियोकाइनेसिस हुआ है, मतलब कि अभी तक सिर्फ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ है। अब हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हमें साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म देखेंगे, ठीक है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें बनती है फरो फॉर्मेशन होता है किसमें? एनिमल सेल में। अभी जो मेरी जो 2 सेल बनी है, अभी जो एक सेल से क्या बनेगी? मेरी 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, इसे बोलते हैं डॉटर सेल्स। सेपरेट किसी कारण हो पाती हैं? साइटोकाइनेसिस के कारण नहीं हो पाएगी। अभी ऐसे हो गई हमारी, अभी सेपरेशन चाहिए ना, अभी अलग अलग होंगी, अलग अलग सेल होंगी तभी तो अलग अलग बनेंगी। तो ये कौन करता है? साइटोकाइनेसिस में। क्योंकि अभी तक हमारे सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ अंदर से मैंने इनके क्रोमोसोमल मटेरियल को चेंज कर दिया, पर साइटोप्लाज्म तो अभी भी क्वांटिटी में उतना ही है। ये इसका भी डिवीजन होना चाहिए बराबर सेल में, तो इसका भी डिवीजन होगा बराबर, जो कि इससे होगा साइटोकाइनेसिस से होगा। ठीक है, एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल में भी। फरो फॉर्मेशन सिर्फ होता है आपके एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में नहीं होता, क्योंकि प्लांट सेल में होती है सेल प्लेट, जो थोड़ी कैसी होती है, क्योंकि एक तो सेल वॉल है, रिजिड सेल वॉल है, और उसमें हमें सेल प्लेट देखने को, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट देखने को मिलती है। और साइटोकाइनेसिस से क्या हो जाएंगे? ये फिर अलग हो जाएंगे। ये ऐसे आ गए, अब साइटोकाइनेसिस हुआ साइटोकाइनेसिस, और ये आपकी 2 अलग अलग सेल बन गई। तो पूरा प्रोसेस समझ आया? बहुत सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं है ये प्रोसेस, सिंपल ही है। अगर आप ढंग से समझेंगे, माइटोसिस नॉट दैट डिफिकल्ट प्रोसेस, ये सिंपल ही है। आई होप आपको समझ आया हो बहुत अच्छे से, क्योंकि बाद में मैंने आपको टोटल समरी के थ्रू इसमें क्या क्या हो रहा है बता दिया है।
और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे और मैं उसको फिर सॉल्व करूँगी। सो आज के लेक्चर में इतना ही बस। कल हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी प्रिपेयरिंग इट ऑन मियोसिस कि मियोसिस में कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे हो रहा है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।